राजकुमार मिश्रा अपने जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। अभी 6 महीने पहले ही उसके पिता की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। पिता रेलवे में ही टिकट कलेक्टर थे और उनकी पेंशन ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। अब वो सहारा भी खत्म हो गया था। उसकी मां सरला इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थीं। वो हर वक्त बेसुध सी रहतीं, कभी राजकुमार के पिता की तस्वीर सामने रखकर रोतीं तो कभी खुद से बातें करतीं। राजकुमार की छोटी बहन मीनू अभी 10वीं में पढ़ती थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब राजकुमार के कंधों पर आ गई थी। राजकुमार ने खुद भी बीए किया हुआ था और छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। लेकिन ये सिलसिला लंबे समय तक नहीं चल सकता था। तभी उसे पता चला कि रेलवे में पिता की जगह पर कंपासिनेटरी नियुक्ति मिल सकती है। बहुत मुश्किल से कागजात जुटाए, चक्कर लगाए और आखिरकार उसे अस्थायी नियुक्ति पत्र मिल ही गया। उसे बिहार के एक बेहद छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशन करमगढ़ पर 3 महीने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर भेजा जा रहा था। जिस दिन उसे ये खबर मिली, माँ की आंखों में डर और गर्व दोनों था। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत दूर है वो जगह, अकेले कैसे रहोगे? राजकुमार ने माँ को ढांढस बंधाया। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, 3 महीने कैसे भी कट जाएंगे, बस आप अपना ख्याल रखना और मीनू का। मीनू ने भी भाई से लिपट कर कहा, भैया, जल्दी लौटना और मेरे लिए कुछ लाना। राजकुमार ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमकते सपनों को देखा और ठान लिया कि इस नौकरी को हर हाल में बचा कर रखना है। करमगढ़ स्टेशन पर उतरते ही राजकुमार को एक अजीब सी सन्नाटे ने घेर लिया। आसपास कोई गांव नजर नहीं आ रहा था, बस घना जंगल और ऊंची ऊंची घास थी। स्टेशन की इमारत पुरानी और जर्जर थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और कहीं कहीं से सीमेंट की परत गिरकर लाल ईंटें बाहर निकल आई थीं। स्टेशन का नाम लिखा बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, जैसे कोई फांसी का फंदा हो। वहां पहले से तैनात स्टेशन मास्टर मदनलाल तिवारी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो राजकुमार को देखकर बहुत खुश नहीं हुए। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और डर था। उन्होंने राजकुमार को स्टेशन के अंदर ले जाते हुए बस इतना कहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, अब मैं यहां से जा सकता हूं। 3 महीने तुम्हें यहीं रहना है, खाने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। राशन के लिए सप्ताह में 2 दिन सब्जी वाला आता है, उससे ले लेना। तिवारी जी के जाने के बाद राजकुमार ने स्टेशन देखा। इसमें एक छोटा सा वेटिंग रूम, टिकट खिड़की और स्टेशन मास्टर का कमरा था। कमरे में ही एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की मेज कुर्सी और एक बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी में रजिस्टर और पुराने कागजातों के ढेर लगे थे। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा हीटर और कैनोपी बॉयलर रखा था। मेज पर एक बड़ी सी घड़ी थी जो कभी चलती ही नहीं थी। उसका समय हमेशा 12 बजे पर ही रुका हुआ था। शाम ढलते ही स्टेशन और भी डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। सियारों के रोने की आवाज, किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज और हवा के झोंकों से पेड़ों के सरसराने का शोर। स्टेशन पर बिजली थी, लेकिन वो मध्यम पीली रोशनी देती थी जो डर को और बढ़ा देती थी। राजकुमार ने अपना बिस्तर लगाया और खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उसने बस चाय बनाई और चारपाई पर लेट गया। रात करीब 2 बजे होंगे। राजकुमार को गहरी नींद आ चुकी थी। तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। फिर उसने कान लगाए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसे दूर से एक हल्की सी आवाज आती हुई सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। ये रेलगाड़ी के पहियों की आवाज थी। राजकुमार को हैरानी हुई। उसने टाइम टेबल देखा था। उसके मुताबिक रात में 2 बजे यहां कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी। फिर ये गाड़ी कैसी? वो उठा और खिड़की से बाहर देखा। पटरियों पर कुछ नहीं था, लेकिन गाड़ी की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसे भाप के इंजन की सीटी भी सुनाई देने लगी, बिल्कुल पुराने जमाने की गाड़ियों वाली। आवाज अब इतनी करीब थी कि राजकुमार को लगा गाड़ी स्टेशन के ठीक सामने आकर रुक गई है। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस घना अंधेरा था और अब गाड़ी की आवाज भी बंद हो गई थी। कुछ पलों के बाद उसे ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग उतर रहे हैं। उनके पैरों की आहट, सामान उठाने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के बातें करने की आवाज। राजकुमार ने सोचा शायद कोई स्पेशल गाड़ी होगी जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना चाहता था, लेकिन एक अज्ञात डर ने उसे रोक लिया। आवाज़ें करीब आधे घंटे तक चलती रहीं, फिर धीरे धीरे कम होने लगीं। फिर से गाड़ी के सीटी की आवाज़ आई और फिर पहियों की आवाज़ दूर जाती हुई। उसके बाद पूरा स्टेशन फिर से सन्न हो गया। राजकुमार उस रात फिर नहीं सो सका।
वो डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद नई जगह का डर है या नींद में सपना देख लिया। अगले दिन जब वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, उसे कुछ अजीब नजर आया। प्लेटफॉर्म के एक कोने में, जहां से लोग अक्सर गाड़ी पकड़ते हैं, राख के ढेर थे और जली हुई अगरबत्तियां पड़ी थीं। वहां पास में ही एक पुराना सा कुआं भी था जो अब बंद कर दिया गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल बेचैन हो उठा। उसी दिन शाम को जब वो चाय बना रहा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर आया। वो एक किसान लग रहा था, हाथ में लालटेन लिए हुए। उसने आते ही राजकुमार से पूछा, बेटा तुम नए हो यहाँ, पिछले स्टेशन मास्टर कहाँ गए? राजकुमार ने बताया, जी मैं राजकुमार हूँ, तिवारी जी अब यहाँ से चले गए, मैं 3 महीने के लिए आया हूँ। बुजुर्ग ने उसे देखा और गहरी सांस ली। उसका नाम रामलाल था। वो पास के झोपड़पट्टी में रहता था और स्टेशन पर पानी भरने के लिए आता था। रामलाल ने कहा, बेटा एक बात बताऊं तो मान जाना, रात में 2 बजे के बाद कभी भी प्लेटफॉर्म पर मत निकलना, और हाँ, अगर कोई गाड़ी आने की आवाज़ सुनो तो उसे अनसुना कर देना। राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, क्यों काका, क्या बात है? रामलाल ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उन्हें सुन न रहा हो, फिर धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, ये स्टेशन शापित है। करीब 50 साल पहले की बात है। उस समय यहां से एक यात्री गाड़ी गुजरा करती थी, करमगढ़ एक्सप्रेस। उसी गाड़ी के ड्राइवर का नाम सुखदेव था। वो बड़ा ही नेक और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम राधा था। राधा अपने पिता की जान थी। वो हर शाम स्टेशन पर आकर अपने पिता की गाड़ी के लौटने का इंतजार करती। सुखदेव जब भी गाड़ी लेकर आता तो स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता और उसे चॉकलेट देता। दोनों की मोहब्बत देखते ही बनती थी। एक दिन उसी साल बरसात का मौसम था। उस रात भयंकर तूफान आया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ रहे थे। सुखदेव अपनी गाड़ी लेकर शाम को ही निकले थे। उन्हें रात 2 बजे वापस करमगढ़ लौटना था। राधा हमेशा की तरह अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे तेज बुखार था। पड़ोसियों ने उसे समझाया कि वो घर पर आराम करे, लेकिन वो नहीं मानी। वो प्लेटफॉर्म पर आ बैठी, एक चादर ओढ़े, अपने पिता की राह देखती रही। रात 2 बजे ठीक उसी समय जब सुखदेव की गाड़ी आने वाली थी, उस प्लेटफॉर्म पर एक भयानक हादसा हुआ। उस पुराने कुएं के पास की पटरी टूट गई थी, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। सुखदेव की गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। इंजन की लाइट में उसने अचानक अपनी बेटी को प्लेटफॉर्म पर बैठे देखा और साथ ही सामने टूटी पटरी भी। वो बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने जोर से सीटी बजाई अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन गाड़ी पटरी से उतर गई। पूरी गाड़ी पलट गई और वो भयानक आवाज के साथ उसी कुएं में जा गिरी। उस हादसे में सुखदेव, उसकी गाड़ी और उसमें सवार सैकड़ों यात्री मारे गए। राधा भी अपने पिता को बचाने के चक्कर में प्लेटफॉर्म से कूद पड़ी थी और वो भी उस कुएं में समा गई। उस दिन के बाद से हर रात 2 बजे वही गाड़ी आती है, वही भाप का इंजन, वही सीटी। वो आती है और उस कुएं के पास रुकती है। फिर उसमें से मरे हुए लोग उतरते हैं। सुखदेव अपनी गाड़ी से उतरकर अपनी बेटी राधा को ढूंढता है और राधा अपने पिता को। वे दोनों कभी नहीं मिल पाते। ये सिलसिला हर रात चलता है। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। रामलाल की बात सुनकर राजकुमार की हालत खराब हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, काका ये सब अंधविश्वास है, आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। रामलाल ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा तू अगले 3 महीने यहाँ रहेगा तो खुद देख लेना, मैंने तो खबरदार कर दी, बस अपना ध्यान रखना। और हाँ, उस कुएं के पास कभी मत जाना, वहां आज भी उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इतना कहकर रामलाल चला गया। उस रात राजकुमार को नींद नहीं आई। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी जाग रही थी। क्या सच में ऐसा कुछ है? उसने ठान लिया कि आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी टॉर्च निकाली और रात 2 बजने का इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। ठीक 2 बजे फिर से वही आवाज शुरू हो गई। पहले दूर से हल्की सी आवाज, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई। इस बार राजकुमार ने हिम्मत की। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर घना अंधेरा था, लेकिन गाड़ी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मानो वो ठीक उसके सामने खड़ी हो। उसने टॉर्च जलाई और उस दिशा में रोशनी की जिधर से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ नहीं दिखा, बस खाली पटरियां और उसके बाद अंधेरा। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई थीं। अब उसे प्लेटफॉर्म पर पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज, कोई बच्चा रो रहा था, कोई औरत किसी को पुकार रही थी।
ओ सुंदरलाल, जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी। आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि कुएं की तरफ से हल्की नीली रोशनी आ रही है। उस रोशनी में उसे कुछ परछाइयां दिखाई दीं। कुछ देर के लिए तो वो सब कुछ भूल गया और उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। उसने खुद को संभाला और वहां से भागकर अपने कमरे में घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कांपता हुआ चारपाई पर बैठ गया। आवाजें आधे घंटे बाद बंद हुईं और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राजकुमार ने पूरे स्टेशन की छानबीन की। उसने स्टेशन के पुराने रजिस्टर खंगालने शुरू किए। अलमारी में रखे रजिस्टरों में से उसे 50 साल पुरानी एक डायरी मिली। वो उस समय के स्टेशन मास्टर की डायरी थी। उसमें लिखा था, आज 15 अगस्त रात 2 बजे करमगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, स्टेशन परिसर में स्थित कुएं में गिरी। ड्राइवर सुखदेव सिंह और उनकी पुत्री राधा सहित 175 यात्रियों की मृत्यु। शवों को निकाला नहीं जा सका। कुएं को बंद कर दिया गया। डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ और लिखा था, बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को गाड़ी आती है, उसकी आवाज आती है, मैंने खुद देखी है। भगवान इन आत्माओं को शांति दे। राजकुमार के हाथ से डायरी गिर गई। अब उसे यकीन हो गया था कि रामलाल की बात सच थी। अब राजकुमार की रातें और दिन दोनों मुश्किल हो गए थे। दिन में तो वो किसी तरह समय बिता लेता, लेकिन जैसे ही शाम होती उसके अंदर डर समा जाता। वो हर रात 2 बजे उठता और उन आवाज़ों को सुनता। धीरे धीरे वो इन आवाज़ों का आदी हो गया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसने देखा कि कुएं की तरफ से वही नीली रोशनी आ रही है और इस बार उसमें एक छोटी बच्ची की परछाई साफ दिख रही थी। वो बच्ची उसे पुकार रही थी, भैया भैया, मुझे मेरे पिता से मिला दो ना। राजकुमार समझ गया कि वो राधा थी। उसका दिल पसीज गया। एक मासूम बच्ची जो अपने पिता से मिलने के लिए तरस रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो इन आत्माओं की मदद करे, शायद उनकी शांति का कोई उपाय हो। अगले दिन उसने रामलाल से इस बारे में बात की। रामलाल ने कहा, बेटा, कहा जाता है कि जब तक उन अधूरी इच्छाओं का पूरा नहीं होता, आत्माएं शांति नहीं पाती। यहाँ सुखदेव अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और राधा अपने पिता को। वे दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाते। शायद यही उनकी तड़प है। राजकुमार ने पूछा, उन्हें मिलाने का कोई उपाय? रामलाल ने कहा, बेटा, ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए किसी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष की जरूरत होगी। राजकुमार ने सोचा कि वो तो 3 महीने के लिए यहाँ है, वो ऐसा क्या कर सकता है? लेकिन राधा की पुकार उसे बेचैन कर रही थी। उसे अपनी छोटी बहन मीनू की याद आ रही थी। अगर मीनू उससे इस तरह बिछड़ जाती तो उसकी क्या हालत होती? उसने ठान लिया कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने पुराने रिकॉर्ड और भी बारीकी से पढ़े। उसे पता चला कि सुखदेव की पत्नी की मृत्यु के बाद वो अक्सर अपनी बेटी को एक खास जगह पर बैठाकर उसे कहानियां सुनाया करता था। वो जगह प्लेटफॉर्म पर ही वो बेंच थी जहां राजकुमार अक्सर बैठा करता था। उसे लगा कि शायद वहीं वे दोनों मिल सकते हैं। उस रात उसने एक योजना बनाई। वो रात 2 बजे से पहले ही उस बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपने पास एक लालटेन जला रखी थी और मीनू के लिए लाई एक चॉकलेट भी रख ली थी। ठीक 2 बजे फिर से वही आवाज़ें शुरू हो गईं। राजकुमार डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो डटा रहा। उसने देखा कि नीली रोशनी में पहले कुएं से राधा निकली और वो रोते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गई। फिर उसने देखा कि पटरियों पर गाड़ी रुकी और उसमें से सुखदेव उतरा। वो घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। राजकुमार ने हिम्मत करके राधा को आवाज दी, राधा, यहाँ आओ। राधा ने उसे देखा और डरी हुई आगे बढ़ी। राजकुमार ने उसे बेंच पर बैठाया और चॉकलेट देते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। फिर उसने सुखदेव की तरफ देखा और इशारा किया। सुखदेव की परछाई झिझकते हुए उस बेंच की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो बेंच के पास पहुंचा, राधा ने उसे देख लिया। वो चिल्लाई, पिताजी, और दौड़कर उनसे लिपट गई। सुखदेव ने भी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसे पल एक अजीब सी घटना हुई। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक तेज रोशनी फैल गई और फिर वहां से गाड़ी की सीटी बजी, लेकिन इस बार वो सीटी डरावनी नहीं बल्कि एक विदाई की सीटी लग रही थी। राजकुमार ने देखा कि गाड़ी से उतरे अन्य यात्री भी एक दूसरे से मिल रहे थे, गले लग रहे थे। फिर धीरे धीरे वे सभी उसी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सुखदेव और राधा भी आखिरी बार राजकुमार की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब कोई तड़प नहीं थी, बस शांति थी। सुखदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वे सब गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी की सीटी बजी और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस एक सुकून भरा सन्नाटा था।
अगली सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया था। मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी और स्टेशन पर अब वो डरावना माहौल नहीं था। वो कुएं के पास गया। वहां अब वो राख और अगरबत्तियां नहीं थीं, जगह साफ थी। उसे लगा कि उसने सपना देखा था, लेकिन उसके हाथ में वो चॉकलेट नहीं थी जो उसने राधा को दी थी। उसे यकीन हो गया कि उसने जो किया वो सही था। उसके 3 महीने बाकी थे, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। वो स्टेशन पर खुशी खुशी अपना काम करता रहा। जब 3 महीने बाद उसकी पोस्टिंग खत्म हुई और वो घर लौटा तो उसकी माँ और बहन ने उसे बदला हुआ पाया। वो पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व हो गया था। उसने माँ और मीनू को पूरी कहानी सुनाई। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उन अधूरी आत्माओं को भी मुक्ति दिला दी। राजकुमार को अब समझ आ गया था कि कभी-कभी डर के पीछे भी एक दर्द छिपा होता है, और उस दर्द को समझ लेना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। करमगढ़ स्टेशन की वे रातें उसे जीवन भर याद रहेंगी, जहां उसने मौत के साये में भी प्यार और करुणा को जीते देखा था।